Good morning 8th class. This is second video of your science chapter number 11 that is force and pressure, यानी force और pressure के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. यहाँ पर लास्ट हमने टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जिसको प्राइमरीली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है कॉन्ट्रैक्ट और एक है नॉन कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, नॉट कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. एनी टाइप ऑफ फोर्सेस दैट रिक्वायर्ड बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट केम अंडर कॉन्टैक्ट फोर्स. यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स के लिए दूसरी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, यानी उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, उससे टच होना पड़ता है, तब उस पर फोर्स अप्लाई होती है, तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. ऑल मैकेनिकल फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जितनी भी मैकेनिकल फोर्सेस होती है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. ये इन फोर्सेस में बांटा हुआ है. एक है मस्कुलर फोर्स, यानी मस्कुलर फोर्सेस जो होती है प्रोड्यूस अ रिजल्टिंग फोर्स विच इज नोन एज मसल फोर्स. जो मस्कुलर फोर्स होती है ये रिजल्टिंग फोर्सेस से जो होती है, ये रिजल्टिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है, जिसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. मस्कुलर फोर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट. मस्कुलर फोर्स सिर्फ तभी होती है जब वो किसी कांटेक्ट में आती है. वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग द बेसिक डे टू डे वर्क of our life such as breathing, digestion, lifting a bucket, pulling, pushing some object. यानी मसल्स से होने वाली फोर्स, जो हमारे मसल्स में फोर्स आती है वो किससे आती है? जो हम अपने डेली वर्क करते हैं, जैसे ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी मसल्स चल रही हैं, डाइजेशन करते हैं, बकेट को, किसी बाल्टी को उठा रहे हैं, अब किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं, तो उन सब में मस्कुलर फोर्स लगेगी, मसल की फोर्स लगेगी. मस्कुलर फोर्स कम इन हैंडी टू सिंप्लीफाई आवर वर्क. और मसल्स फोर्स आसानी से लग जाती है और इसी के कारण हम अपने काम को आसान कर पाते हैं. अब है फ्रिक्शनल फोर्स. ये क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है, मोशन की, मूवमेंट की, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपॉन इट. इट कैन बी डेफिनेटली defined as a resisting force that exists when an object is moved or try to move over a surface. क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने की कोशिश करती है या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपॉन इट, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है. इट कैन डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? रेजिस्टिंग फोर्स दैट एग्जिस्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्ड और ट्राई टू मूव ओवर अ सरफेस. यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स, यानी उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है या मूव करने की कोशिश करती है, ये होता है. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज एन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. फ्रिक्शनल फोर्स यानी जब कुछ रगड़ के उसके ऊपर फोर्स निकले. इट इज अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. और ये कब होता है? जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं. जैसे लाइटिंग ऑफ मैचस्टिक, जब मैचस्टिक को आप उसके जो बाहर की बॉक्स होती है उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हो जाती है. और स्टॉपिंग द मूविंग बॉल, जब आप मूविंग बॉल को स्टॉप करते हैं कम्स अंडर फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है. अब हम आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, दो ऑब्जेक्ट को आपस में टच होने की जरूरत नहीं होती. जैसे मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया, जो मैग्नेट से फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक. मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, जब आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने रखते हैं तो एक दूसरे को खींचती है. तो क्या वो फिजिकल फोर्स है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं, वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है. मैग्नेटिक जो फील्ड्स बन जाती हैं उसके कारण से होता है. इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट टू पुल द मैग्नेटिक मटेरियल. यानी चाहे लोहा हो चाहे दूसरी मैग्नेट हो, तो वो अपनी तरफ खींचता है मगर उसको टच नहीं करता, बिना टच के खींचता है. तो इसीलिए वो आयरन या कोबाल्ट या जो भी उस पर मैग्नेट पे लग सकता है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, मगर कोई भी फिजिकल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई नहीं होता. दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कोई भी चीज़ हम ऊपर से फेंक रहे हैं तो नीचे गिर रही है. क्या ज़मीन को उसने टच कर लिया? ये टच करके उसके ऊपर दबाव बना रहा है, जैसे आप कार को पुश करते हो टच करके? तो नहीं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब क्या होता है? Force exerted by charged object on another charged object or uncharged object is called electric force. यानी कोई भी जब चार्ज ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है या फिर अच्छा, सबसे आसान आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आपने स्केल कभी अपने सर पे रगड़ा है और उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं उसके ऊपर रखा है, तो वो ना क्या होता है कि वो पेपर को अट्रैक्ट करता है. कि छोटे छोटे पीसेस के पेपर आपने ऐसे रखे हुए हैं
और उसको सर के ऊपर आप स्केल को रगड़ो और उसके ऊपर करो तो क्या होगा, वो पेपर ऊपर चिपकने लग जाएंगे स्केल के। तो यही हमारा यानी जो स्केल है वो चार्ज है और जो पेपर है वो चार्ज नहीं है, ठीक है, वो अनचार्ज है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बिना टच किए आप काफ़ी डिस्टेंस से उसको पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे आसान एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और आप इजीली आप इसको घर में कर सकते हो और आप करेंगे, ठीक है। उसके आप वीडियो एक बनाकर वो भी ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेशर पे कि प्रेशर क्या होता है। When sipping beverages during straw, have you noticed that you actually suck the air out of the straw while you sip the beverage? You are actually applying pressure. क्या होता है जब आप किसी बेवरेज को, यानी पीने वाली चीज़ को, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर आपका जूस हो गया, शेक हो गया, जब भी आप उसको स्ट्रॉ से पीते हैं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं, जो उसकी एयर है, जो उस पाइप के अंदर एयर है, उसको सक करके उसको आप हटा रहे हैं स्ट्रॉ के अंदर से, और तब आप उस बेवरेज को, यानी उस पीने वाली चीज़ को पी रहे हैं, उस पर एक्चुअली में प्रेशर अप्लाई करके। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया डिफाइंड एज प्रेशर, यानी एक सरफेस पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसी को हम फोर्स बोलते हैं, इसी को हम प्रेशर बोलते हैं, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स टू द एरिया, यानी फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है और कितने एरिया पे हो रहा है, ये क्या है, प्रेशर। द प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ फिजिकल यूनिट। अब ये एक फिजिकल यूनिट है। प्रेशर इक्वल्स टू थर्स्ट और एरिया, यानी किस एरिया पे कितना अप्लाई हो रहा है, थर्स्ट अपॉन एरिया, ठीक है, ठीक है, यानी फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है वो, ठीक है। फोर्स को यहाँ थ्रस्ट भी बोलते हैं। इट इज ईजियर टू कट अ लेमन विद अ शार्प नाइफ रादर देन नॉट सो शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ, यानी बड़ा आसान होता है अगर आपकी नाइफ जो है वो शार्प है, आपका चाकू जो है वो शार्प है, और अगर वो शार्प नहीं है तो उसी टमाटर को या सेब को काटने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। हैव यू एवर वंडर व्हाई दिस इज सो, कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा क्यों होता है, मतलब अगर शार्प नाइफ है तो ऐसा क्या हो जाता है भाई कि जो आपका टमाटर है या आपका एप्पल है वो इजीली कट जाता है, और अगर वही शार्प नहीं है, आप जहाँ पे एक तरफ तो शार्प होता है नाइफ में, दूसरी तरफ शार्प नहीं होता, और दूसरी तरफ से आप काटोगे तो नहीं कटेगा, क्यों होता है, बिकॉज वाइल कटिंग द शार्प नाइफ हैज वेरी स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द लेमन, क्योंकि जब आप नाइफ को एप्पल पे रखते हो तो जो एरिया एप्पल पे टच होता है वो बहुत कम एरिया टच होता है, क्योंकि वो तो पतला होता है नीचे से, तभी शार्प होता है, तो बहुत कम एरिया होता है, और जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। जब वो शार्प नहीं होता है, यानी दूसरी साइड मोटी होती है, तो जब आप वो उससे सेब काटोगे तो क्या होगा, उसमें एरिया जो है वो ज़्यादा कवर करेगा, तो प्रेशर आपका कम क्रिएट होगा और इसलिए वो कटने में उससे दिक्कत होगी, कट जाएगा मगर दिक्कत होगी, उतना शार्प नहीं कटेगा, ठीक है। When using a blunt edge of the knife, और जब आप blunt edge यानी दूसरी साइड के नाइफ से काटोगे, the force was applied cut on the level acting on larger area, ठीक है, यानी जो फोर्स अप्लाई होगा वो ज़्यादा एरिया में होगा। सो व्हेन वी अप्लाई फोर्स, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो फोर्स का इफेक्ट है वो दोनों फोर्स पे और एरिया पे इफेक्ट करता है, तो वो ज़्यादा एरिया पे लगेगा, इसलिए प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जितना कम एरिया होगा जिसपे प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसा यूनिट क्या होती है, Nm पावर -2 इज नेम एज पास्कल और गिवन सिंबल Pa, ठीक है, यानी पास्कल में हम जो प्रेशर है उसको मेजर करते हैं, या N अपॉन m स्क्वायर में, ठीक है, न्यूटन हो गया फोर्स का और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम बनाते हैं। 3 अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर दैट कैन बी यूज फॉर ट्रेडिशनल, पुराने टाइम में कैसे प्रेशर को नापते थे, एटमॉस्फेरिक सिंबल ATM, एटमॉस्फेयर का सिंबल ATM होता था। इट डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ मर्करी 760 mm इन हाइट ऑफ 0 डिग्री, यानी पहले ATM एक सिंबल होता था जिससे हम एटमॉस्फेरिक सिंबल होता था जिससे प्रेशर कितना मर्करी के कॉलम पे पड़ रहा है उसको नापते थे। टोर, सिंबल टोर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 mm कॉलम ऑफ मर्करी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 mm का जब प्रेशर पड़ता है तो उसको टोर बोलते हैं। ऐसे ही है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी मिलीमीटर में हम नापते हैं, विच इज हाइट इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी दैट प्रेशर कैन बी सपोर्ट,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिए कि कैसे आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो। ये इसका मास है, ये इस पे फोर्स लग रहा है, तो आप कैसे एरिया सबसे पहले निकालोगे और कैसे आप ये निकालेंगे कि कितना फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। अभी इसको हम रीड करते हैं प्रॉपर से। तो इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, रेनू वेट्स 45 kgs इन स्टैंडिंग ऑन पेंसिल हील, यानी पेंसिल हील, जो हील ऐसे होती है एकदम, उस पर खड़ी हुई है, उनका वेट 45 kgs है। ईच हैव एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना एरिया उन्होंने कवर कर रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। एक एलिफेंट है जिसका 2500 kgs वेट है और उसने कितना एरिया कवर कर रखा है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टैंडिंग ऑन अ फ्लोर, विच ऑफ द टू एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द फ्लोर, तो इन दोनों में से किसका ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, फ्लोर पे। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी से जो एक्सेलरेशन होता है वो 10 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कैलकुलेशन अब हम करेंगे। रेनू का मास कितना था, यानी वेट कितना था 45, फोर्स कितना था 45 kgf, ठीक है, 45 kgf। और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया फोर्स को, और एरिया जब इसका निकाला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ द हील्स, यानी दोनों हील्स का जब हमने निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और इसको किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें प्रेशर बताना है, तो फोर्स तो इतना हो गया और नीचे क्या हो गया, एरिया। तो ये जो हमने किया तो इसका इतना प्रेशर आया, और यहाँ पर फिर हमने एलिफेंट का निकाला, ठीक है। तो इसके हिसाब से प्रेशर एग्जिस्टेड बाय रेनू, एंड इट इज क्लियर दैट रेनूज हील्स की जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि वो पेंसिल है, यानी जितना कम एरिया उतने ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर किया हुआ है। अब आते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एयर इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस। आपको पता है कि अर्थ का जो सराउंडिंग है वो एटमॉस्फेरिक एयर्स के मतलब कई सारे लेयर्स हैं उसमें गैसेस के, एंड सो दिस एयर सराउंडेड द अर्थ एक्सर्ट अ प्रेशर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्योंकि इतनी सारी लेयर्स हैं एयर की, या एयर ने जो अर्थ को सराउंड कर रखा है, वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं अर्थ पे, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स वैल्यू एट सी लेवल इज, और इसकी वैल्यू सी लेवल पे कितनी होती है, इतनी पास्कल, यानी ये हो गई 1,01,325 पास्कल। इट इज मेजर्ड यूजिंग अ मर्करी बैरोमीटर। अब इसको किससे मेजर किया जाता है, मर्करी बैरोमीटर। हेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज बैरोमीटर प्रेशर। क्योंकि इसको बैरोमीटर से मापा जाता है तो इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। इंडिकेटिंग द हाइट ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्करी, जो मर्करी के कॉलम की हाइट को इंडिकेट करता है, विच एक्सर्ट balances the weight of the column of the atmospheric over a barometer, जो क्या करता है, वेट को बैलेंस करने की कोशिश करता है बैरोमीटर पे। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सेवरल डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स सच एज मिलीमीटर, और इसको कई सारी यूनिट्स में हम नापते हैं, जैसे मिलीमीटर हो गया, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, मिलीबार स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, और किलो पास्कल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज्ड नियर अर्थ सरफेस, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ के सरफेस के आसपास डिक्रीज होता है विद अ हाइट रेट ऑफ अबाउट 35 मिलीबार फॉर एवरी 30 मीटर सेकेंड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ के सरफेस पे है, इसका क्या रेट है, इसकी हाइट विद हाइट एट द रेट ऑफ अबाउट 3.5 मिलीमीटर, क्या हाइट है इसकी, 3.5 मिलीबार पर एवरी 30 मीटर, यानी हर 30 मीटर में क्या हाइट है इसकी, 3.5 मिलीबार। एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर। अब एप्लीकेशन क्या है एयर प्रेशर की, एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में विद एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स टू इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस, implanted adaptive insulin pump, smart automobile airbag system, and wireless wrist communicator embedded computer system have immense potential to change our daily routine। यानी एयर प्रेशर का अगर हम डेली लाइफ में कब यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक वॉलेट जो है उसकी रिंगिंग के लिए, ठीक है, या फिर पंप्स के लिए, या जो एयर बैग्स होते हैं हमारे ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी वगैरह में, उसके लिए वायरलेस जो रिस्ट के में आपकी वॉच होती है कम्युनिकेटर,
उसके लिए इन सब में हम एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सब हम अपने जो हमारी पूरी डेली रूटीन को चेंज कर देता है। अब इयान हैरिस है, एक रिसर्चर है, हु रिसर्चेस ग्रुप एक्सप्लोर्स, जिनका रिसर्च ग्रुप जो था उसने क्या एक्सप्लोर किया था, कॉस्ट क्रिटिकल और लाइफ क्रिटिकल एप्लीकेशंस को, यानी जो कॉस्ट से क्रिटिकल है, लाइफ क्रिटिकल है, यानी ज़्यादा महंगा भी नहीं होनी चाहिए और लाइफ क्रिटिकल भी होनी चाहिए, इंक्लूड ऑटोमोटिव डिज़ाइन एंड सेंसर बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें सेंसर बेस्ड मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऑटोमोटिव डिज़ाइंस हैं, इसमें इन्फ्लेशन टायर, यानी टायर में हवा भरना, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हवा से चलते हैं, जैसे हारमोनियम होता है, ठीक है, ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ से ड्रिंक करना, टॉयलेट का फ्लश करना, ठीक है, वाटर ये स्प्रिंकलर्स का वाटर वेल से पानी को निकालना, बलून में हवा भरना, ठीक है, बैरोमीटर को ऑपरेट करना, या बॉडी का शेप को मेंटेन करना, या सांस लेना, इन सब पे उन्होंने रिसर्च किया था और एयर प्रेशर का क्या काम इनमें होता है वो देखा था। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी पे एटमॉस्फेयर का क्या प्रेशर है। एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ आवर बॉडी एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ अबाउट 1 kg, यानी हमारे हर सेंटीमीटर के, बॉडी के हर सेंटीमीटर पे कितना फोर्स हम देखते हैं, 1 किलोग्राम के जो इक्वल होता है उतना वेट हम अपने हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पे पाते हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इफ द टोटल प्रेशर ऑन द होल बॉडी इज कैलकुलेटेड, अगर हमारी पूरी बॉडी पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कैलकुलेट किया जाए, इट विल बी लार्जर इनफ टू ग्राइंड अस टू द पेस्ट, तो वो इतना ज़्यादा है कि हमें लार्ज इनफ टू ग्राइंड अस टू अ पेस्ट, बट एन ऑपोजिट प्रेशर ड्यू टू द फ्लो ऑफ, तो ये ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स इन आवर बॉडी नेग्लिगेट दिस अफेक्ट एंड कीप अस फीलिंग कंफर्टेबल, यानी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा प्रेशर हमारी बॉडी पे पड़ता है कि हमें एक पेस्ट में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है, कि हमें ग्राइंड कर सकता है पेस्ट के अंदर। मगर हमारा ऑपोजिट प्रेशर जो है इसके ऊपर काम करता है, जैसे हमारा ब्लड फ्लो, बाकी फ्लूइड जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और इसीलिए हमें हमारी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है। एज वी गो इन हायर एल्टीट्यूड, जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज, यानी जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे उतना हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाएगा। प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी बिकम हायर इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर है वो बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले। एंड सम ब्लड वेसल्स बर्स्ट कॉजिंग नोज ब्लीडिंग, और कुछ ब्लड वेसल्स हमारे बर्स्ट भी हो सकते हैं, फट भी सकते हैं, जिससे हमारी नोज की ब्लीडिंग हो जाए। दिस इज द रीजन दैट प्रेशर इनसाइड एन एरोप्लेन इज मेंटेन एट अ नॉर्मल ग्राउंड लेवल, और इसीलिए एयरप्लेन के अंदर या एरोप्लेन के अंदर एक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है नॉर्मल ग्राउंड लेवल का, ताकि सबके नॉस्ट्रल्स ना बहने लगे या आपके ब्लड वेसल्स ना फट जाएं। People having high blood vessels feel uncomfortable because of imbalance between body fluid pressure and atmospheric pressure, यानी अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उनको बड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं बना पाती अपने बॉडी के अंदर के फ्लूइड में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फ्लूइड में। फ्लूइड मतलब लिक्विड। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड गैस, अब क्या प्रेशर है गैस और लिक्विड के द्वारा। द लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी अगर कोई लिक्विड जो कंटेनर का बॉटम टच कर रहा है, एक्सर्ट सम प्रेशर विच डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड फिल्ड इन द कंटेनर, तो इस पर भी कुछ प्रेशर पड़ेगा, डिपेंड करता है कि कितना कंटेनर जो हमारा भरा हुआ है। द वैल्यू ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट the side walls of the container at any point depends upon the amount of liquid above the point, यानी कितना प्रेशर वो कंटेनर की वॉल्स पर डाल रहा है, किस पे डिपेंड करता है, वो कितना ऊपर तक भरा हुआ है। Since in a container the height of liquid above the surface is same for all the points, क्योंकि जो कंटेनर के अंदर लिक्विड की हाइट है वो सारी सरफेस से सेम है, मतलब इक्वल है। Therefore liquid exerts same pressure at a particular level, तो इसीलिए वो चारों वॉल पर, सारी वॉल्स पर सेम प्रेशर डालता है, ठीक है। गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस में भी प्रेशर होता है। ऑन अ वॉल ऑफ अ कंटेनर
कंटेनिंग देम, अगर एक कंटेनर है उसकी वॉल में आप वो पा सकते हो। अ गैस कंटेन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एवरी मॉलिक्यूल हैज सम काइनेटिक एनर्जी। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर मॉलिक्यूल के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स व्हेन कोलाइड, और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं वॉल के साथ तो ये एक प्रेशर उस पर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है। टेक अ टिन कैन, एक टिन की कैन लो एंड फिल द टिन कैन विद वाटर एंड बॉइल इट। अब उसको उसमें पानी डालो, उसको उबालना शुरू कर दो। नाउ सील द टिन, अब टिन को सील कर दो विद अ स्टॉपर, एक स्टॉपर से या कोई भी एक कवरिंग से, सो दैट टिन कैन कंटेन स्टीम एट अ लो प्रेशर, कि जिससे कि टिन के अंदर जो स्टीम है उसमें प्रेशर जो है वो लो प्रेशर पे उसके अंदर आ जाए। देन पोर सम कोल्ड वाटर ऑन द टिन, अब उसमें ठंडा पानी डालो बाहर से। When you do so, it seems that the tin can collapse inward, तो आपको क्या लगेगा कि टिन जो है वो अंदर को दबे जा रही है। The tin can collapse because when cold water is poured, क्यों कोलैप हुई? क्योंकि जब आपने ठंडा पानी डाला स्टीम जो थी अंदर वो कंडेंस होने लगी एंड द एयर प्रेशर इनसाइड रिड्यूस, और एयर प्रेशर जो अंदर था वो कम होने लग गया। द डिफरेंस इन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड कॉज द फोर्स, और जो डिफरेंस था प्रेशर में अंदर के और बाहर के, उसी ने एक फोर्स जो है उसको क्रिएट किया जिसने जो बाहर की वॉल्स थी कंटेनर की वो अंदर को धकेलनी शुरू कर दी और इसी के कारण वो अंदर को दब जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है।